वन टू थ्री स्टार्ट। महोदय, स्वैच्छिक संगठनों के सामने सबसे पहली चुनौती नागरिक समाज को निर्मित करने की है। उनसे राज्य और बाजार के बजाय नागरिक समाज को परिभाषित और प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में राज्य और उसकी एजेंसियों को हर तरह के सामाजिक आर्थिक विकास का वाहक मान लिया गया है। इसके साथ ही मुक्त बाजार को भी विकसित किया गया है, पर एक सीमा तक ही। आज मुक्त बाजार की अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वही सारी बीमारियों की रामबाण औषधि है, लेकिन जैसे राज्य के प्रभुत्व वाला विकास का ढांचा समस्या का हल नहीं हो सकता, वैसे यह भी नहीं। आवश्यकता है तीसरे पक्ष यानी नागरिक समाज को विकसित करने की। नागरिक समाज से यहाँ मेरा आशय लोगों, परिवारों और समुदायों के उस संगठन से है जो एक ओर सरकार से और दूसरी ओर आर्थिक उद्यमों से स्वायत्त है। यह आवश्यक है कि सरकार और साथ ही बाजार में कार्यरत संस्थाएं उस जनता के प्रति जवाबदेह हो जिसका प्रतिनिधित्व नागरिक समाज के सामूहिक संगठन करते हैं। उपभोक्ता संघ, जन संगठन, सामाजिक आंदोलन, ग्रामीण संगठन, युवाओं व महिलाओं के संगठन, पर्यावरण व मानव अधिकारों पर काम करने वाले संगठन सभी स्वैच्छिक विकास संगठनों के साथ एक ही ताने बाने के अंग हैं। आवश्यकता इस ताने बाने को सुदृढ़ करने की है। टिके रहने की चुनौती से आशय केवल भौतिक रूप से टिकाऊ होने मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आशय इस बात से भी है कि आने वाले समय में स्वैच्छिक संगठन अपने स्वयं के संसाधन किस प्रकार निर्मित करेंगे। यह वास्तव में बौद्धिक और संस्थागत टिकाऊपन को सुनिश्चित करने की चुनौती भी है। हो सकता है कुछ संगठनों ने अपनी समस्याओं का हल निजी तौर पर निकाल लिया हो, पर इस संबंध में सामूहिक और क्षेत्रीय सोच आवश्यक है, जिसका अभाव नजर आता है। स्वयं समाज के भीतर से विशेषकर मध्यम वर्ग से संसाधन और सहायता जुटाने की जरूरत है। इस दृष्टि से मध्यम वर्ग को समकालीन भारत की वास्तविकता के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देनी होगी। इसी तरह संगठनों के रूप, आकार और क्षमता पर भी एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। बदलते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यह आवश्यक है। आज के दशक में जो बातें प्रासंगिक थी वे आगे के दशक में भी प्रासंगिक हों, यह आवश्यक नहीं। महोदय, संसाधनों की स्थिति में इधर तेजी से बदलाव आया है जिस पर ध्यान देना होगा। अलग अलग अवधियों में
अपने को प्रासंगिक बनाए रखना भी स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अहम चुनौती है। यह स्पष्ट है कि सरकार धीरे धीरे अपना पुनर्गठन कर रही है और बहुत संभव है कि आने वाले समय में वह कई क्षेत्रों से अपने हाथ खींच ले। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाएं अंततः समस्त विकास संबंधी जिम्मेदारियां निभाएंगी। ऐसे में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रश्न उठ खड़ा हो सकता है। स्वैच्छिक संस्थाओं पर पंचायतों के कार्य में सहायता करने और उन्हें विकास का उपयोगी उपकरण बनाने की जिम्मेदारी आएगी, जिसके लिए उन्हें अपने को तैयार करना होगा। आधार स्तर पर प्रयोग करने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी स्थानीय संस्थागत विधियां विकसित करनी होंगी जो पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम और समर्थ बनाए। पूर्व का दशक स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक अलग और विशिष्ट पहचान विकसित करने का दशक था। इस दशक में इस क्षेत्र ने ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों और अकादमिक जगत आदि जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा की। बदली हुई परिस्थिति में यह स्पष्ट नजर आता है कि संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने और समस्याओं को समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से समझने व हल करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग आवश्यक है। समाज के अन्य क्षेत्र भी इस आवश्यकता को समझ रहे हैं। अतः स्वैच्छिक संगठनों के नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के तरीके व साधन ढूंढना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों और प्राथमिकताओं में मतभेद या कहीं-कहीं टकराव भी हो सकता है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी आवश्यक है। इस समय स्वैच्छिक क्षेत्र पर अधिकाधिक दबाव पड़ रहा है कि वह अधिक व्यावसायिक ढंग से काम करें। कुछ लोग व्यावसायिक होने का अर्थ विभिन्न व्यावसायिक लोगों को संगठन में भर्ती करने मात्र से लगा लेते हैं, जो कि व्यावसायिक होने का गलत अर्थ है। स्वैच्छिक संगठनों के लिए व्यावसायिक होने की चुनौती का अर्थ है अधिक सक्षम होना, ताकि वे अपने संसाधनों का फलदायक ढंग से उपयोग कर सकें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस बात की स्पष्टता हो कि लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने के लिए कब क्या तरीके अपनाए जाते हैं। स्टॉप।